आज मैं एक खास बर्निंग टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। वोकैबुलरी कैसे याद करें, हाउ टू रिमेंबर वोकैबुलरी। यह एक ऐसा विषय है जो स्टूडेंट्स के बीच में हमेशा चर्चा का विषय रहता है और हमेशा वो इसके लिए चिंतित रहते हैं कि अपना वर्ड पावर कैसे बढ़ाएं। तो आज मैं आपको कुछ मनोवैज्ञानिक तकनीक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप शब्दों को बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। तो आज के लेक्चर की शुरुआत मैं एक कोटेशन से करना चाहूँगा और यह कोटेशन है: To learn any new word is a matter of interest and to remember it forever is a matter of practice। मतलब किसी शब्द को, कोई भी नया शब्द सीखना रुचि का विषय है और उसे सदा याद रखना अभ्यास की बात है। मतलब यदि आपने कोई शब्द सीख लिया, आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो आप सीख तो जाएंगे शब्द को, लेकिन आप उसे लंबे समय तक कब याद रख पाएंगे? जब उसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रयोग मिलाएंगे। क्योंकि भाषा जो है प्रयोग की वस्तु है। जितना अधिक आप प्रयोग करेंगे शब्दों का, उतना ही उस शब्द में आपको महारत हासिल होगा, है ना। 8 इजी स्टेप्स रिमेंबर वोकैबुलरी। तो आज हम देखेंगे 8 मनोवैज्ञानिक उपाय, साइकोलॉजिकल स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन रिमेंबर एनी वर्ड वेरी इजिली एंड यू कैन रिमेंबर इट फॉर एवर। हमेशा के लिए आप उसको याद रख पाएंगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम शुरू करते हैं। 8 इजी स्टेप्स टू रिमेंबर वोकैबुलरी। शब्दों को याद रखने के 8 स्टेप्स, 8 उपाय। पहला है नो द लैंग्वेज स्किल्स, मतलब भाषा कौशल का ज्ञान। अबे भाषा कौशल क्या होता है? लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, किसी बात को सुनना और समझने का प्रयास करना, है ना। ध्यान से सुनना को बोलते हैं लिसन। स्पीकिंग, बोलना, सुनना फिर उसके बाद बोलने का प्रयास करना। रीडिंग, पढ़ने का प्रयास करना। उसके बाद राइटिंग, लिखना। बार बार जब आप किसी बात को लिखते हैं तो बहुत ही आसानी से आप उसको याद रख पाते हैं। यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे ऑल दीज लैंग्वेज स्किल्स इफ यू वांट टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज और इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। यदि आप अपना शब्द ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं उनका आप रोज प्रैक्टिस करिए, तब बहुत ही आसानी से आप शब्दों को याद रख पाएंगे। तो यह हो गया पहला स्टेप्स कि आपको लैंग्वेज स्किल्स पता होनी चाहिए कि मुझे इन स्किल्स को डेवलप करना है अपने अंदर। दूसरा है ट्राई टू रीड वाइडली, अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ने की आदत डालनी है अपने अंदर। और उसमें भी कैसी चीजों को पढ़ना है? स्टोरी बुक्स लाइक पंचतंत्र, हितोपदेश एटसेट्रा। मेरा कहने का मकसद यह है कि जिसमें आपको रुचि हो उसे आप अंग्रेजी में पढ़ें, चाहे वह स्टोरी बुक्स है, चाहे नॉवेल्स है, चाहे न्यूज़पेपर्स है। और हाँ, खास बात, न्यूज़पेपर तो आपको रोज पढ़ना ही है अंग्रेजी का, है ना। खासकर एडिटोरियल, संपादकीय जो होता है उसको आप रोज पढ़ें तो नए नए शब्द आपके सामने आएंगे। उन शब्दों को आप सीखेंगे, डिक्शनरी में मीनिंग देखिए और बार बार उनका अभ्यास करिए। तो आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ना पसंद करते हैं जिनमें आपकी रुचि होती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जिसमें आपकी रुचि, जैसे पंचतंत्र कहानी है, हितोपदेश है, हैरी पॉटर सीरीज की कहानियां हैं, या फिर नॉवेल्स वगैरह होते हैं। बहुत सारे फेमस राइटर्स हैं कंटेम्प्रेरी हमारे इसमें देश में, उनके इंग्लिश को आप पढ़िए, इंग्लिश के बुक्स को। दूसरा है कॉमिक्स लाइक चाचा चौधरी एटसेट्रा टू लर्न कन्वर्सेशन एंड इम्प्रूव वर्ड पावर वोकैबुलरी, है ना। जैसे बच्चे जो है कॉमिक्स पढ़ना पसंद करते हैं, कभी कभी बड़े लोग भी कॉमिक्स पढ़ना पसंद करते हैं, तो चाचा चौधरी के कॉमिक्स हैं और भी बहुत सारे कॉमिक्स हैं। इसमें आप यह सीखेंगे कि वे कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, कैसे वार्तालाप करते हैं। तो नए नए शब्द आपके सामने आएंगे, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आप उसे बहुत आसानी से सीख भी पाएंगे, है ना। टू इम्प्रूव योर वर्ड पावर। थर्ड, एंटरटेनिंग बुक्स लाइक बुक्स बेस्ड ऑन गेम्स, फैशन, लिटरेचर, नॉवेल्स एटसेट्रा आर विच यू आर इंटरेस्टेड इन। मतलब आप गेम्स के ऊपर इंटरेस्टेड हैं तो इंग्लिश में गेम्स के ऊपर किताबें पढ़िए, फैशन के ऊपर किताबें पढ़िए, कुकरी शो के ऊपर किताबें पढ़िए, खाना कैसे बनाना है, क्या करना है, लिटरेचर के ऊपर किताबें पढ़िए। मतलब जिस चीज में
आपकी रुचि है, जिन बातों में आपकी रुचि है उससे संबंधित किताबों को आप अंग्रेजी में पढ़ने का प्रयास करें। कुछ दिनों में आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपका वर्ड पावर बढ़ते जा रहा है। इसके बाद न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, एडवांस लेवल एटसेट्रा। थोड़ा जब आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं, अंग्रेजी को थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, तो आप न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल को जरूर पढ़ें। जैसे हितवाद है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, मतलब जो भी अच्छे न्यूज़पेपर, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, उनके आप एडिटोरियल को जरूर पढ़ें। ये जो संपादकीय होते हैं वे बहुत ही जीनियस लोग लिखते हैं, जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा या स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल लिखा जाता है। तो नए नए शब्द आपके सामने आएंगे और आप उनका मीनिंग डिक्शनरी में देखिए और प्रयोग में लाएं। बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि इससे दो फायदा होगा। एक तो आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगा, दूसरा आपको करंट इश्यूज पता चलेंगे, है ना, हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, देश विदेश में क्या चल रहा है, करंट जो इश्यूज हैं वो भी आपको पता चलेंगे और आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगा, बशर्ते आप बार बार डिक्शनरी भी देखें। अंत में मैं यह कहना चाह रहा था कि अंग्रेजी में वो किताबें या संपादकीय इत्यादि पढ़ें जिसमें आपकी रुचि हो। रुचि की बातों को व्यक्ति बहुत आसानी से याद रख पाता है। रिफर एनी गुड डिक्शनरी फॉर डिफिकल्ट वर्ड्स। अब देखिए, निश्चित रूप से आप जब एडिटोरियल पढ़ेंगे या इन किताबों को पढ़ेंगे तो बहुत सारे नए शब्द आपके सामने आएंगे और आपके वहाँ इंटरेस्ट का फील्ड है, तो निश्चित रूप से आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि इसका मीनिंग क्या है। तो आप उसका मीनिंग आप यानी किसी भी डिक्शनरी में देखें, और डिक्शनरी बाइलिंगुअल हो तो ज़्यादा अच्छा है, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, क्योंकि अभी आप सीखने की प्रक्रिया में हैं। तो रीड एज मच एज पॉसिबल द सब्जेक्ट और द मैटर विच यू आर इंटरेस्टेड इन। जिसमें आपकी रुचि है उसको आप अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करें। देखिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, यू हैव टू डू इट एंड यू विल लर्न इट। नेक्स्ट, थर्ड, स्टेप 3, ट्राई टू लिसन वाइडली। अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करें, मतलब आप अंग्रेजी को अधिक से अधिक सुने। और कहां से सुन पाएंगे? लिसन इंग्लिश न्यूज, लिसन इंग्लिश न्यूज फ्रॉम रेडियो और टीवी एटसेट्रा। पहला तो यह है कि आप टीवी या रेडियो में न्यूज सुने, खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो न्यूज चैनल्स हैं, जैसे ऑल इंडिया रेडियो है, आकाशवाणी या फिर दूरदर्शन है, तो इनकी जो इंग्लिश होती है ग्रामेटिकली करेक्ट होती है, उनका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होता है, तो इसको आप सुने। या किसी भी टीवी चैनल में जहां पर आपको इंग्लिश न्यूज सुनने का मौका मिलता है, उसको आप सुने बार बार। दूसरा है वॉच प्रोग्राम्स इन इंग्लिश एंटरटेनमेंट चैनल। इंग्लिश एंटरटेनमेंट चैनल हैं, उनके भी आप प्रोग्राम्स देखें इंग्लिश में। बार बार आप सुनेंगे, शब्दों को तो याद रख पाएंगे। फिर कार्टून चैनल्स भी होते हैं, कार्टून चैनल में आप इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में सुनिए, उससे नए नए शब्द आएंगे, आपको पता चल गया कन्वर्सेशन कैसे करना है, कैसे वार्तालाप करना है, और आपको उसमें मजा भी आएगा, है ना। जैसे टॉम एंड जेरी जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं। थर्ड, लिसन अटेंटिवली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्पीकर। वहां जो बोल रहे हैं ना, उनके प्रोनाउंसिएशंस को ध्यान से सुनिए, उनके उच्चारण को ध्यान से सुनिए, तो आप उच्चारण भी सीख पाएंगे कि इन शब्दों का सही उच्चारण क्या है, और आप शब्दों को भी सीख पाएंगे। अब मैं हिंदी में बता देता हूं। रेडियो और टीवी में अंग्रेजी में प्रसारित होने वाले समाचारों और कार्यक्रमों को ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। एक होता है हियर। हियर मतलब वो साउंड होता है जो आपके कान में अचानक पड़ता है, आप ज्यादा ध्यान नहीं देते, आप सुनने समझने का प्रयास नहीं करते, अनायास ही आपके कानों में कोई आवाज पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं हियर। और लिसन किसको बोलते हैं? जिसको आप सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, है ना, जिसको सुनते भी हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो समझने का भी प्रयास करते हैं। लिसन मतलब होता है थोड़ा ध्यान से सुनना, और हियर मतलब अचानक आपके कानों में कोई आवाज आ गई। नेक्स्ट 4, चौथा स्टेप है ट्राई टू स्पीक अलॉट। अधिक से अधिक बोलने का प्रयास करें। तो यह तो आपके लिए बहुत ही कठिन हो गया कि अधिक से अधिक बोलने का प्रयास करें। तो यह है कि इसके लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूं नीचे। यू शुड हैव एटलीस्ट वन फ्रेंड और रिलेटिव whom you can talk to in English। मतलब आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त या रिलेटिव होना चाहिए जिसे आप अंग्रेजी में बात कर सकें, मतलब वो भी इंटरेस्टेड हो, वो भी सीखने की इच्छा रखता हो। लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको ग्रामर का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, खासकर जो टेंस चार्ट है ना, ये टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश सीखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये टेंस है।
टेंस में आपको पूरा कमांड होना ही चाहिए शुरुआत से। अगर टेंस में आपका अच्छा कमांड है तो आप सेंटेंस बना पाएंगे। इसके बाद तो वर्ड पावर आपको इंप्रूव करना ही है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है भाषा को सीखने की प्रक्रिया, और वर्ड पावर इंप्रूव करने की जो प्रक्रिया है यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, देर इज नो बिगिनिंग एंड देर इज नो एंड, है ना। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके सानिध्य में होना चाहिए, आपके आसपास होना चाहिए, जिसके साथ आप अंग्रेजी में वार्तालाप कर सकें। दूसरा है यूज द न्यू वर्ड इन द कन्वर्सेशन दैट यू हैव रिसेंटली लर्न। अभी हाल ही में जिस शब्द को आपने सीखा है उसको आपको प्रयोग में लाना है अपने वार्तालाप के दौरान। जैसे मैं बता चुका हूं कि आपको भाषा प्रयोग की वस्तु है और हम भाषा के प्रयोक्ता हैं। वी आर द यूजर ऑफ द लैंग्वेज। एज मच एज वी यूज द लैंग्वेज we will be very much proficient in that language and we will have good command over the language. So we have to use the word that we have learnt recently as much as possible. हमने जिस शब्द को सीखा है उसको अपने वार्तालाप में अधिक से अधिक प्रयोग में लाएं। थर्ड, in the beginning don't worry too much about grammar or pronunciation. Simply try to speak English as much as possible. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम सीखना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से हम सब गलतियां करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो बिना गलती किए वह सीख ही नहीं सकता। तो जब शुरुआत में जब बोलने का आप प्रयास करते हैं किसी के साथ इंग्लिश में, तब आप इस बात की जरा भी चिंता ना करें कि आपका उच्चारण सही है कि नहीं और आप जो बोल रहे हैं वह व्याकरण की दृष्टि से सही है कि नहीं। इट मीन्स यू शुड नॉट बी वरी टू मच अबाउट योर प्रोनाउंसिएशंस एंड अबाउट योर ग्रामर। चिंता मत करिए, सिर्फ बोलने का प्रयास करिए। ट्राई टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, है ना। ट्राई टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल विद समवन। फोर्थ, डोंट रन आफ्टर परफेक्शन इन द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। जब भी हम कोई नई बात सीखते हैं, कोई नई चीज सीखते हैं, तो निश्चित रूप से हम गलतियां करते हैं। तो आप परफेक्शन की ओर ना भागें कि मुझे परफेक्ट ही रहना है शुरू से, है ना। नो वन इज परफेक्ट। मतलब इवन बहुत ज्यादा जानकार लोग भी कई बार गलतियां कर देते हैं। तो परफेक्शन के पीछे आपको नहीं भागना है। शुरुआत में आपको सिर्फ सीखने का प्रयास करना है। जैसे जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं आप, बाद में आप चलाना सीख जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कार चलाना सीखता है तो शुरू में बहुत डरा सहमा रहता है, लेकिन बार बार जब वो कार चलाता है, अभ्यास करता है, तो बाद में वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो इंग्लिश इज लाइक दैट। मतलब जो सीखने की चीजें हैं वो ऐसे ही शुरुआत होती है और धीरे धीरे हम उसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो डोंट रन आफ्टर परफेक्शन, डोंट रन आफ्टर प्रोनाउंसिएशंस और ग्रामर। सिंपली ट्राई टू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट 5। स्टेप 5 क्या है? ये सब मनोवैज्ञानिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। इनका अगर आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश में सफल हो जाएंगे। ट्राई राइट वाइडली। अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करें। अब आपको क्या प्रयास करना है? अधिक से अधिक आपको लिखना है। देखिए क्या क्या करना है। नाउ ट्राई टू राइट स्टोरी, आर्टिकल, एसे, कन्वर्सेशन एटसेट्रा एंड यूज दोज वर्ड्स दैट यू हैव रिसेंटली लर्न, है ना। तो यह लर्न रिसेंटली मतलब ये हाल ही में जिस शब्द को आपने सीखा है, नया शब्द जिसका मीनिंग आपने डिक्शनरी में देखा है या जिसको आप सीखे हैं, याद किए हैं, उसको आप बार बार प्रयोग में लाएं। कोई स्टोरी लिखिए, कोई आर्टिकल लिखिए, ऐसे लिखिए, कन्वर्सेशन एटसेट्रा लिखिए और इन शब्दों का आप प्रयोग करिए। साथ ही लंबा लंबा नहीं लिखना है आपको, 5 लाइन 10 लाइन ऐसे जितना आप कंफर्टेबल है उतना आप लिखने का प्रयास करिए। दूसरा, चेक इट वेदर यू हैव रिटन इट करेक्टली और नॉट यूजिंग गूगल ट्रांसलेशन इन द इंटरनेट और गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन अवेलेबल इन द प्ले स्टोर ऑफ मोबाइल। एक गूगल ट्रांसलेशन करके है, गूगल में जाएंगे, वहां पर टाइप करेंगे गूगल ट्रांसलेशन, तो वहां पर आप देख सकते हैं वहां पर ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध है ना। इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश। तो लेफ्ट साइड में जो होता है सोर्स लैंग्वेज होता है, राइट साइड में टारगेट लैंग्वेज होता है। जैसे अंग्रेजी में कुछ लिखा, लेफ्ट साइड में आप डाल दीजिए, उसको पेस्ट कर दीजिए, राइट साइड में आपको उसका अनुवाद मिल जाएगा हिंदी में। वैसे मोबाइल में भी गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको एक प्ले स्टोर में जाएंगे तो गूगल ट्रांसलेट करके एक एप्लीकेशन है, वहां पर भी अनुवाद की सुविधा है। और इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू यूज गूगल ट्रांसलेशन करके, है ना। गूगल ट्रांसलेशन के प्रयोग तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे जरूर देखें। यह आपके लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही बेहतरीन मैंने वह वीडियो बनाया हुआ है।
तो आपने जो लिखा है उसको गूगल ट्रांसलेशन में डालकर देखिए कि जो इंग्लिश आपने लिखी है वह ग्रामेटिकली सही है कि नहीं, कि उसका कोई अर्थ भी निकल रहा है कि नहीं। यहाँ पर लगभग 90 to 95% एक्यूरेसी है। ये जो ट्रांसलेशन की जो एप्लीकेशन हैं इसमें 90 से लेकर 95% तक की एक्यूरेसी है, तो बहुत सही रहता है। तो इसका प्रयोग करें। मेरा वह वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखें, तो इस पर आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। लैंग्वेज के फील्ड में मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों तक यह पहुंचे। थर्ड, विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी यू विल कम टू नो वेदर योर सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट। अनुवाद के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपने किस सीमा तक सही लिखा है, किस हद तक आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही है, वेदर यू हैव रिटन करेक्टली और नॉट, एंड up to which level it is correct, that you will come to know with the help of Google Translation। तो गूगल ट्रांसलेशन का प्रयोग जरूर करें। और आपको किसी भी काम के लिए अगर जरूरत है, आप हिंदी से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी में भी कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी भाषाओं में कर सकते हैं। तो इस सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। और मैं वो उसका जो गूगल ट्रांसलेशन के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के लिए दे दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वहां पर जाकर उसे जरूर देखें। स्टेप 6, रिपीट द वर्ड्स इन द फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। एक निश्चित अंतराल में शब्दों को बार बार दोहराएं। अब मैंने बोला हूं कि भाषा प्रयोग की वस्तु है, और यदि आपने कोई शब्द सीखा है और बार बार नहीं दोहराएंगे तो आप उसको भूल जाएंगे। इसलिए आप एक निश्चित समय अंतराल में उन शब्दों को दोहराएं जिन्हें आपने सीखा हुआ है ना। तो क्या करना है आपको, रीड, राइट, स्पीक और लिसन द न्यू वर्ड्स अगेन एंड अगेन इन द फ्रीक्वेंट इंटरवल्स लाइक 7 days, 15 days और 1 month। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक डायरी भी तो मेंटेन करनी है कि जिन शब्दों को आपने सीखा है, ऐसे तो याद रख नहीं पाएंगे, तो एक डायरी मेंटेन करिए, है ना। उनमें शब्दों को लिखिए, उनका मीनिंग भी लिखिए, और एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में उनको दोहराने का प्रयास करें। जैसे 7 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 1 माह हो गया, एटसेट्रा। यूज द वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल इन योर डे टू डे लाइफ। मतलब उन शब्दों का प्रयोग आप अपने डे टू डे लाइफ में, दिन प्रतिदिन के कार्यों में अधिक से अधिक प्रयोग करें। बार बार उसका अभ्यास करें, लिखने का, बोलने का, पढ़ने का, सुनने का। 7 स्टेप, यूज द बाइलिंगुअल डिक्शनरीज इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। मतलब आपको द्विभाषी शब्दकोश अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी का प्रयोग करें। आपके पास, मैं बेसिकली हिंदी मीडियम वालों के लिए बात कर रहा हूं, तो आपके पास 2 डिक्शनरी तो होना ही चाहिए, एक इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश दोनों। तो बार बार द्विभाषी शब्दकोश देखने की आदत डालिए। जब तक आप डिक्शनरी रिफर नहीं करेंगे आप शब्दों को सीख नहीं सकते सही अर्थों में, कि किसी शब्द का अर्थ क्या है, हमको इनका कैसे प्रयोग करना है। सो यू शुड डेवलप अ हैबिट अमंग यू टू वॉच द डिक्शनरी अगेन एंड अगेन, टू रिफर द वर्ड्स अगेन एंड अगेन इन एनी गुड डिक्शनरीज। बहुत सारी अच्छी डिक्शनरीज हैं, तो आप 2 डिक्शनरी आपके पास होना चाहिए, दोनों बाइलिंगुअल होना चाहिए, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश। और लास्ट वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये जो स्टेप है, दिस स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। यूज अ नोटबुक टू राइट एटलीस्ट 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे। प्रतिदिन कम से कम 5 नए शब्द लिखने के लिए एक नोटबुक का प्रयोग करें, और अर्थ के साथ उन वाक्यों का प्रयोग भी लिखें, है ना। मतलब आपको एक हैबिट डेवलप करनी होगी कि आप रोज अपनी डायरी में या अपने नोटबुक में 5 नए शब्द लिखें और उनका वाक्यों में प्रयोग भी लिखें। वाक्यों में प्रयोग कैसे करना बता चुका हूं, गूगल ट्रांसलेशन की सहायता आप ले सकते हैं, या फिर हिंदी में ही सेंटेंस बना लीजिए, उसको ट्रांसलेट कर लीजिए इंग्लिश में। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो करिए। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। और डिक्शनरी देखने का भी एक तरीका होता है। डिक्शनरी हम सब देखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम सिर्फ मीनिंग को देख के चले जाते हैं। जैसे इंग्लिश में कोई वर्ड हमको नहीं आता है, हम इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी में या इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में हम उसका मीनिंग देखे और आगे बढ़ गए। लेकिन वास्तव में हमको देखना चाहिए कि उस शब्द का ओरिजिन क्या है, कि वह लैटिन से आया है, कि फ्रांस से आया है, कि संस्कृत का वर्ड है, कि हिंदी का वर्ड है। आपको ओरिजिन देखना है कि कहाँ का शब्द है, मूल शब्द। उसके बाद आपको देखना है कि वह कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको बोलते हैं, है ना। जैसे ये नाउन है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस,
इंटरजेक्शन, तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन। तो आपको यह देखना है कि आप जिस वर्ड को डिक्शनरी में देख रहे हैं उसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। ब्रैकेट में आप देखेंगे कि प्राय जैसे यहाँ वी लिखा हुआ है। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज वी स्टैंड्स फॉर वर्ब, वी का मतलब वर्ब। आप डिक्शनरी में देखना वी लिखा रहता है ब्रैकेट में, तो स्वीकार करना, पावती भेजना। और इसमें कुछ और लिखे रहता है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट टेंस, है ना, पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल पीपी, ऐसे ब्रैकेट में लिखे रहता है पीपी या पीटी, पास्ट टेंस। तो ये भी आपको देखना है कि वह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वह क्या है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा है वह जरूर देखें। जैसे एक्नॉलेज है, क्योंकि एग्जाम्स में भी आता है, कोई वर्ड दिया है उसको नाउन के रूप में प्रयोग करना है, उसको वर्ब के रूप में प्रयोग करना है, उसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करना है, उसको एडवर्ब के रूप में प्रयोग करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर वर्ड है, ये वर्ब है, और इस वर्ब का नाउन क्या होगा। मतलब जो भी ब्रैकेट में लिखा है ना उसको जरूर देखें। तो जैसे एक्नॉलेज है वी, स्वीकार करना या पावती भेजना, इसका यूज कैसे किया हमने, प्लीज एक्नॉलेज रिसीट, कृपया पावती भेजें, है ना। इसका वाक्य में प्रयोग करके भी आपको अपने डायरी में लिखना है। इसके लिए आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। प्लीज सेंड द एक्नॉलेजमेंट, कृपया पावती भेजें, है ना, उसी का मैंने बना दिया। इसलिए देखिए यहाँ पर ये नाउन हो गया, एक्नॉलेज ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया। प्लीज सेंड द एक्नॉलेजमेंट, कृपया पावती भेजें। और थर्ड है एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं एक्नॉलेजेबल मतलब स्वीकार्य। एक्नॉलेजेबल मतलब क्या हो गया, स्वीकार्य हो गया। कई बार आप किताब पढ़ते हैं तो शुरुआत में लिखा रहता है एक्नॉलेजमेंट, तो ये आभारोक्ति, आभार व्यक्त करते हैं ना राइटर लोग, एक्नॉलेजमेंट, प्राप्ति, सूचना या पावती। ये आखिरी में एडजेक्टिव बता रहा हूं, एक्नॉलेजेबल, एडजेक्टिव, स्वीकार्य। हिज प्रपोजल वाज एक्नॉलेजेबल, उनका प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य था। एबल मतलब योग्य था, स्वीकार करने योग्य था। तो इस तरह जब आप डिक्शनरी देखते हैं तो खाली आपको मीनिंग देखकर नहीं आगे बढ़ जाना है। कुछ अच्छी डिक्शनरीज रहते हैं जिसमें वाक्यों का प्रयोग भी दिया रहता है। कई बार आप डिक्शनरी देखेंगे ना तो वाक्यों को प्रयोग करके भी बताते हैं वो लोग। तो ये लास्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखने से व्यक्ति अधिक समय तक याद रख पाता है। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारी ज्ञानेंद्रिय ज्यादा सचेत रहती है और हम बहुत ही आसानी से लिख लिख कर याद कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। मैं आप सबसे पुनः गुजारिश करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, प्लीज कीप वॉचिंग।